हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए यूजीसी नेट पेपर वन की जून 2006 में पूछे गए प्रश्न है। तो परीक्षा को की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यदि आपका कुछ किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किस में है। देखिए, जो नीचे लिखे गए हैं इसमें अध्यापन कौशल किस में है। ये श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न करना, समझाना, ये प्रश्न सभी में। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापन कौशल किस में है, यानी कि अध्यापक कौशल किस में है, जिसे टीचिंग स्किल्स कहते हैं। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपरोक्त सभी में है। देखिए, कक्षा में जो है श्यामपट्ट, देखिए ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर लिखना का भी और प्रश्न करना या प्रश्न पूछना भी, ये समझाना भी, तीनों ही अध्यापक कौशल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है, ये कौन सही है पूछा गया है। कि पाठ्यक्रम पर्यावरण का अंग है, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संकलक है, अंग है। पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है। पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित वक्तों में से कौन सही है, ये सही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है। ये शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक पैदा होते हैं। सही आंसर क्या, कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है, सबसे अधिक तर्कसंगत कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, एक अध्यापक जो होता है ये बच्चों से प्रश्न पूछता है, व्याख्यान करता है, समझाता भी है और प्रदर्शित भी करता है। तो वह प्रश्न पूछने से छात्रों को भाग लेने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। तो वह छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा भी उत्पन्न करता है। तो छात्रों द्वारा जो प्रकट की गई भावनाओं या दृष्टिकोणों को पहचानता है, तो छात्रों की क्रियाओं व उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह कक्षा के सभी प्रकार की क्रियाओं में शिक्षक का शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार सम्मिलित होता है। तो इसीलिए शिक्षक व्यवहार में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में शाब्दिक व अशाब्दिक रूप में करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रथम इतिहासकार थे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या कल्लन। प्राचीन भारत के पूछा गया है, तो कौन थे, ये कल्लन थे। ये कल्लन की राजतरंगिणी है, याद रखिए। 1148 से लेकर 1150 के बीच कल्लन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्लन ने 11 अन्य ग्रंथों का भी सहयोग लिया है। तो यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 के प्रारंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है। संज्ञा की व्याख्या, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या, मात्र एक, मात्र दो, एक एवं दो, एक एवं दो में से कोई नहीं। निम्नलिखित दो विकल्पों में से समझ के स्तर के अनुरूप कौन है। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ही मात्रा है, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या करना। अधोलिखित में से वर्तमान समाज का शोध का मुख्य कार्य क्या है। ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता, नई वस्तुओं तथ्यों का अन्वेषण, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा, शोधों स्रोतों की सुसंबद्ध परीक्षा तथा उनका विश्वनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। नीचे कूट भाषा दी गई है, 1 4 1 1 2 3
1 3 2 3 4 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता। फिर शोध स्रोतों की सुसंबद्ध परीक्षा तथा उनका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। फिर नई वस्तुओं तथा तथ्यों का अन्वेषण। देखिए 1 2 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। इस सूची 1 सूची सेकंड को साक्षात्कार का मूल्यांकन सूची सेकंड अर्थ में से करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ये एक तरफ साक्षात्कार है, दूसरी तरफ अर्थ है। नीचे कूट भाषा दी गई है। ये ढांचाबद्ध साक्षात्कार किससे होता है? ये पूर्व निर्धारित प्रश्न से होता है। पूर्व निर्धारित प्रश्न। फिर ढांचा विहीन साक्षात्कार, इसे क्या होता है? अधिक नमनीय उपागम, 1 से हो जाएगा। फिर केंद्रित साक्षात्कार, देखिए जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान। फिर नैदानिक साक्षात्कार, निजी जीवन का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 ढांचाबद्ध साक्षात्कार जो है पूर्व निर्धारित प्रश्न होगा। ढांचा विहीन साक्षात्कार जो है अधिक नमनीय उपागम होगा। केंद्रित साक्षात्कार जो है जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान। फिर नैदानिक साक्षात्कार जो है निजी जीवन का अनुभव। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? शोध का शीर्षक, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, शोध पर खर्च की गई राशि, शोध में व्यतीत समय। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। शोध द्वारा अर्जित तथ्य है, ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है कि आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, नए मापदंडों का प्रयोग। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है, कौन सा होता है? कि अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का विवरण। अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? शोध का समग्रात्मक विश्लेषण, शोध क्षेत्र में विशेष की निर्भरता को कम करना, शोध विषय को आवश्यकता से अधिक सरल बनाना, शोध प्रवृत्ति में नई प्रवृत्ति का सृजन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना है। अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा रहेगी? ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक प्रसार का ध्येय सूचना की उपलब्धि, विधि, घटनाक्रम और समस्याओं के सामाजिक विकास के संदर्भ में करना है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है समग्र बौद्धिक प्रसार। प्रक्रिया की चौकसी, व्यक्तिगत उपलब्धि, पारस्परिक संदर्भ की सृष्टि। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये समग्र भौतिक प्रसार है। मनुष्यों, पशुओं और मशीनों में सूचना उपलब्धि की प्रक्रिया के अध्ययन में विज्ञान को जाना जाता है साइबरनेटिक्स, सूचना का उल्टा क्रम, नियोजित एवं संकलित अध्ययन, पारस्परिक उद्घोष का विश्लेषण। मनुष्यों, पशुओं और मशीनों में सूचना उपलब्धि की प्रक्रिया के अध्ययन में विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये साइबरनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार था ये। चलिए अगला प्रश्न है, मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। मानव मशीन वार्तालाप, द्विकोणीय संवाद, डिजिटल बातचीत, अंतर सक्रियता। मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रहे संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। अंतर सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग
दूरभाषाई प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होती हैं। ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संकलन, केंद्रीयकरण। ये केंद्रीयकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे आज रोजाना 2 वीडियो अपलोड होती है, एक सुबह 8 बजे और एक रात्रि के 9 बजे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।